जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के प्रथम अध्याय के भाग 3 में आपका स्वागत है। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चन्होदड़ो को चिन्हित कीजिए। अभी देखते हैं। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक छोटी इकाई 7 हेक्टेयर की बस्ती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ 2.5 किले जमीन को 1 हेक्टेयर बोलते हैं, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट निर्माण शामिल थे। ये मैप देखिए, इसमें ये चन्होदड़ो जो स्थान सिंध पाकिस्तान में है, पूर्ण रूप से कारखानों से बना शहर, कारखाने थे, छोटी बस्ती थी। इसके अलावा कुछ और स्थान इस मैप में देखिए, अभी खुला है। हम पढ़ेंगे नागेश्वर के बारे में, तटीय इलाका है गुजरात में। बालाकोट के बारे में, सिंध पाकिस्तान में। ये दोनों ही अरब सागर में तटीय इलाके हैं। आगे हम इनका जिक्र पढ़ेंगे। मैप में प्रथम वीडियो में हमने देखा था मोहनजोदड़ो, सूतका गेंडोर, हड़प्पा, ये सारे जो स्थान थे हमने देखा था। लोथल। तो प्रथम वीडियो आप ध्यान से एक बार अवश्य ज़रूर देखें। और यहाँ अफ़गानिस्तान में आपने एक स्थान पढ़ा था सोरतगुई, जो व्यापारिक केंद्र था। आगे भी हम इसका जिक्र पढ़ेंगे। चन्होदड़ो को मैप में देखा। इसके बाद थोड़ी जानकारी और देखिए। 1931 में यहाँ खुदाई NG मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ खुदाई की गई। इसके चारों ओर कोई दीवार नहीं है। यहाँ कोई दुर्ग नहीं है, जैसे सभ्यता के अन्य जो शहर थे उनमें हमने देखा कि शहर 2 भागों में था, दुर्ग और आवासीय नगर। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी, यहाँ केवल आवास ही थे, क्योंकि ये एक क्या कहेंगे इसको, यह पूर्ण रूप से कारखानों का शहर था। यहाँ दुर्ग नहीं थे, दीवार नहीं थी चारों तरफ। इसके अलावा यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के अनेक अवशेष पाए गए, जैसे लिपस्टिक, मस्कारा, पाउडर, काजल, इस प्रकार की। इसके अलावा जो ईंटें मिली वो वक्राकार ईंटें मिली, मुड़ी हुई ईंटें। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट शहर है। आगे देखिए। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है कि अलग अलग जो मनके बनाए जाते थे उनमें अलग अलग पदार्थ कैसे इस्तेमाल होते थे। कार्नेलियल सुंदर लाल रंग का होता था। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट, सेलखड़ी जैसे ही पत्थर, ये सारे हमने बेशकीमती पत्थरों के नाम पढ़े। पहली वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तांबा, कांसा, सोने, ये धातुएं थी जिनसे वो परिचित थे, लोहे से वो परिचित नहीं थे। शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी, इन सब का प्रयोग वो मन के बनाने के लिए करते थे। कुछ स्थानों पर मनके 2 या इससे अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाते थे कि उनको कीमती बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए 2 या उससे अधिक कीमती पत्थरों को जोड़कर वो बनाते थे। सोने के टॉप वाले पत्थर भी होते थे, यानी कि कोई ऐसी अपनी कलात्मक श्रेष्ठता दिखाने के लिए उनके ऊपर वो सोने के टॉप, सोने की परतें भी चढ़ा देते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे वक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित। इनसे आप परिचित हैं। ये नीचे देखिए, ये कोई उपकरण है दिया हुआ जिसका वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये माला दी हुई है मनकों की, ये मनके हैं और ये सोने के टोप बने हुए हैं जिनका वो संभवतः प्रयोग करते थे अपनी चीज़ों को उत्कृष्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, को उत्कीर्ण और चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे जाते थे।
यानी कि जो भी मन के बर्तन, जो भी वो चीज़ बनाते थे, उनके ऊपर कुछ पर वो पेंटिंग करते थे और कुछ के ऊपर वो उत्कीर्ण करते थे। जैसे इन बर्तनों के ऊपर, ये बर्तन हैं जो दिल्ली के संग्रहालय में देखे जा सकते हैं, लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखे जा सकते हैं, पाकिस्तान के संग्रहालय में भी इनको देखा जा सकता है। इन पर उकेरे गए हैं, खोद के कोई चीज़ें चित्रकारी की गई है, तो ये उनकी उत्कृष्ट कला को दिखाते हैं। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी, यानी कि तकनीक, मन के बनाने की जो तकनीक थी वो पदार्थ के अनुसार होती थी, किस पदार्थ से मन के बनाए जा रहे हैं। जैसे सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है, उस पर आसानी से कार्य किया जा सकता था। कुछ मन के सेलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध प्रकार के मन के बनाए जा सकते थे। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका अभिप्राय ये है कि परंपरागत रूप के जो मन के बनाते थे उससे अलग बनाने के लिए सेलखड़ी का चूर्ण बनाकर उसको सांचा जो पहले से तैयार होता था, सांचे में उसको लेप को रखकर नए आकार के वो मन के बनाते थे। सेलकड़ी के इतने छोटे सूक्ष्म मन के कैसे बनाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए पहेली बना हुआ है। जिसे सुंदर बारीक महीन जो कार्य होता है, जैसे सुनार का कार्य होता है, तो उसी प्रकार इनका जो कार्य था इतना महीन महीन और बहुत ही बारीक किस्म का था कि उसको कैसे करते थे, क्या तकनीक थी, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। पुरातत्वविदों द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि कार्नीलियन लाल रंग जो कैसे बनता था, पीले रंग के कच्चे माल को, जो पत्थर होते थे, उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। जैसे ईंटें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जब वो कच्चे बनाए जाते हैं उनका आकार रंग अलग होता है, और जब उनको आग में पका दिया जाता है तो उनका रंग परिवर्तित हो जाता था। तो इसी प्रकार जो कार्नीलियन है उसका लाल रंग पाने के लिए उसको पकाया जाता था। पत्थर के पिंडों को, पत्थर के टुकड़ों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी कि बिना किसी योजना के, बिना किसी आकार के पैमाने के उनको तोड़ दिया जाता था। फिर बारीकी से शल्क निकाल कर, यानी कि उनके किनारों को तोड़कर अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश, इनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्होदड़ो, लोथल और धोलावीरा, ये ऐसे 3 स्थान हैं, चन्होदड़ो, लोथल और धोलावीरा, नोट करें, जहाँ से छेद करने के विशेष उपकरण पाए गए हैं इन 3 स्थानों से। जैसा कि मानचित्र 1 में आपने देखा था, नागेश्वर और बालाकोट, उनको हम चिन्हित करें। अभी हमने मैप में इन दोनों स्थानों को देखा था, नागेश्वर गुजरात का तटीय इलाका और बालाकोट पाकिस्तान का, जो दोनों ही अरब सागर के तटीय इलाके हैं। ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं, शंख से बनी जो वस्तुएं हैं उनके लिए, शंख से बनी जो वस्तुएं हैं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। अब इसको देखिए कि ये दोनों स्थान, नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों ही समुद्री तटीय इलाके थे। यहाँ से शंख की चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ, कड़छियाँ, घरों में आप इस्तेमाल करते हैं कड़छी, बड़ा चम्मच, पच्चीकारी यानी कि कढ़ाई, कोई चित्रकारी, ये बनाने के मुख्य केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह संभव है कि चन्होदड़ो और लोथल से तैयार माल, इन दोनों स्थानों से, मैप में हमने अभी इनको देखा था, इन दोनों स्थानों से भी जो सामान था वो सामान बड़े शहरों तक, चन्होदड़ो लोथल से जो तैयार माल था, मनके थे, उनको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो बड़े शहर थे वहाँ तक ले जाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान, अब इसको देखिए, उत्पादन केंद्रों की पहचान क्या थी। इसमें शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए जो पुरातत्वविद हैं सामान्यतः क्या ढूंढते हैं, प्रस्तरपिंड, पत्थरों के टुकड़े,
पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं जो नहीं बनी, पूरी नहीं हुई, त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया माल, कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें किसी भी पुरातत्वविद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ जिस वस्तु का निर्माण होता है उसके अवशेष, उसके टुकड़े, बची हुई चीज़ें, कूड़ा करकट वो आसपास ही मिलता था, जिससे साबित होता था कि इस स्थान पर इस चीज़ का निर्माण होता था। इसी प्रकार ये एक मिट्टी की मूर्त दी हुई है जो उनकी कला को प्रदर्शित करती है, उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट देखिए, ये बर्तन देखिए, कांसे और तांबे के बर्तन जैसे आज आप घरों में प्रयोग करते हैं, हजारों साल पहले भी हड़प्पा संस्कृति के लोग इस प्रकार के बर्तन प्रयोग करते थे। ये तांबे और कांसे के बर्तन बने हुए हैं, देखिए कितनी स्पष्टता से और अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। लोहा ये लोग नहीं जानते थे लोहे के बारे में, तो यहाँ तांबे कांसे के बर्तन पाए गए हैं, कितने उत्कृष्ट नमूने। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े निश्चित रूप से उत्पादन स्थान के आसपास ही फेंक दिए जाते थे। जो मलबा होता था वो वहीं मिलता था, हमने पढ़ा भी। कभी कभी बड़ी बेकार टुकड़े, बड़े आकार की वस्तुएं, उनसे छोटी चीज़ें बनाने के लिए उनको प्रयोग किया जाता था, परंतु बड़े बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था जो प्रयोग में आने के योग्य ना हो। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त बड़े जैसे शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहाँ भी शिल्प कार्य किया जाता था। जो माल प्राप्त करने की नीतियाँ, माल प्राप्त करने की नीतियाँ देखिए, इसमें जैसे कि स्पष्ट है, उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। हालांकि कच्चा माल जो है जैसे मिट्टी वो स्थानीय स्तर पर हर स्थान पर उपलब्ध थी, परंतु कुछ अन्य जैसे कीमती पत्थर, कीमती लकड़ी और धातु जो जलोढ़ के मैदान थे उनसे बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। यानी कि जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या थे, जो नदियों के आसपास बसे, नदियों में बाढ़ आती थी, पानी उनका बाहर निकलता था, बाढ़ग्रस्त इलाके होते थे, तो वहाँ पर वो कीमती पत्थर, लकड़ी और धातु नहीं मिलती थी जिसकी उनको ज़रूरत थी, तो वो बाहर से इसको मंगवाते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत मिलते हैं और यह सामान और लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन था। यानी कि बैलगाड़ियों के जो नमूने खिलौने मिले हैं, खिलौने किस चीज़ के नमूने मिलेंगे, जो असली में हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे बच्चों के खेल के खिलौने आप देखते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल वास्तविक रूप में हैं, उन्हीं के नमूने पाए जाते हैं। तो बैलगाड़ियाँ संभवतः उस समय का स्थल मार्ग का एक महत्वपूर्ण साधन था, लोगों के आवागमन का और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। सिंधु इसकी उपनदियों यानी कि सहायक नदियों के बगल में नदी मार्गों तथा साथ ही तटीय मार्गों का प्रयोग भी किया जाता था। उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाले माल के स्थान देखिए। हड़प्पा शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके उन्होंने अपनाए। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे, ये दोनों स्थान हमने तटीय इलाके पढ़े थे अरब सागर के साथ। नागेश्वर गुजरात तटीय इलाका, बालाकोट पाकिस्तान सिंध का अरब सागर के साथ लगता इलाका। इन दोनों स्थानों पर शंख आसानी से उपलब्ध थे, तो यहाँ उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। तो सबसे नंबर एक है, उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए नंबर एक उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। दो तरीके अपनाए, सबसे पहले बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य स्थानों पर जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सोरतगुई भी हमने मैप में अभी देखा था, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्त मणि के सबसे अच्छे स्रोत के पास था। लोथल जो कि कार्नेलियन गुजरात में बड़ौच, शेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान, गुजरात धातु राजस्थान यानी कि तांबा के स्रोतों के निकट थे। तो यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जो स्थान आपने पढ़े, यहाँ से उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, बस्तियाँ स्थापित की। इन स्थानों पर उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की, यानी कि स्वयं उन स्थानों पर अपने केंद्र स्थापित कर वहाँ से ये स्थान, ये जो
कच्चा माल था प्राप्त किया। सबसे पहली जो तकनीक थी कच्चा माल प्राप्त करने की, उनकी बस्तियां स्थापित करने की थी। अब दूसरी स्थिति आप देखिए नंबर 2 में क्या आएगा। कच्चा माल पाने की एक अन्य नीति क्या थी उनकी। दूसरी नीति थी कच्चा माल प्राप्त करने की उनकी नीति। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए, दक्षिणी भारत कर्नाटक सोने के लिए क्षेत्रों में अभियान भेजना। यानी कि दूसरा जो कच्चा माल प्राप्त करने का उनका तरीका था, इन क्षेत्रों में अभियान भेजना, कारवां भेजना, व्यापारी लोग भेजने बड़ी संख्या में। इन अभियानों के माध्यम से वे क्या करते थे, स्थानीय जो लोग होते थे उनके साथ संपर्क स्थापित करते थे, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते थे। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुओं ऐसे संपर्कों का संकेतक। खेतड़ी क्षेत्र में मिले जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, यानी कि राजस्थान के जयपुर का इलाका आसपास का गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम उन्होंने दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा थी। संभवतः इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। अब इसको समझिए कि अभियान चलाकर इन स्थानों से कच्चा माल प्राप्त करते थे। लेकिन जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है, ये संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से अलग थी। राजस्थान के जो जयपुर के आसपास के इलाके में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले वो बर्तन हड़प्पा संस्कृति से पूरी तरह से अलग थे। जहाँ से एक जैसे सामान उपलब्ध हुए, उनमें समरूपता थी, उन्हीं को एक संस्कृति माना गया। तो पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति अलग नाम दिया इनको, क्योंकि यहाँ से जो सामान मिला वो हड़प्पा से मेल नहीं खाता था। यहाँ तांबे की जो, क्योंकि तांबा यहाँ का मुख्य धातु था, असाधारण संपदा थी ये, और यहीं से लोग जो हैं हड़प्पा के क्षेत्रों को अपना निर्यात करते थे तांबा। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक मैप दिया हुआ है। इस मैप को हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है, कुछ विशेष इसके अंदर क्या है। इसमें देखिए, ये मेसोपोटामिया, हम बार बार इस शब्द को पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया और भारत यानी कि हड़प्पा संस्कृति, मेसोपोटामिया के लोगों ने ये मेलुहा, ये शब्द आप पढ़ेंगे मेलुहा। मेसोपोटामिया के जो लेख अभिलेख हैं वे लोग मेलुहा किसको कहते थे, हड़प्पा संस्कृति को। मेलुहा हड़प्पा संस्कृति को, भारत की संस्कृति को वो मेलुहा बोलते थे। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया आज का इराक। अब इसी के साथ जो दिलमुन है, ये दिलमुन आप पढ़ोगे यहाँ, ये बहरीन द्वीप है, इसको आज बहरीन द्वीप बोलते हैं, पास ही सऊदी अरब भी है। इसी के अलावा यहाँ पर कुवैत, फ्लै का द्वीप कुवैत, साथ में ये सारा का सारा अरब प्रायद्वीप है। इसमें यहाँ यमन, ये मगान, मगान आप पढ़ेंगे, ओमान है ये, आज इसको हम ओमान ओमान बोलते हैं, ओमान हम पढ़ेंगे। मगान प्राचीन नाम, आज का समय जो है इसके हम ओमान बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, व्यापार का मुख्य केंद्र समुद्री मार्ग था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मेलुहा से, हड़प्पा संस्कृति से मगान, दिलमुन, इनको व्यापार होता था, ये केंद्र थे, और यहाँ से फिर मेसोपोटामिया को व्यापार किया जाता था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि स्थल मार्ग से भी संभवतः मेसोपोटामिया को व्यापार होता था। तो ये व्यापार के स्थल और जल दोनों ही मार्ग दिखाए गए हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे किया उन्होंने। पुरातात्विक खोजें ये बताती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। ओमान अभी हमने पढ़ा था, जिसको मगान आपने मैप में देखा था, मगान इट मीन्स ओमान। ओमान से तांबा मंगवाया जाता था। आपकी बुक में ये दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है। यहाँ आप इसको काट कर पूर्व कर लें। आपकी बुक में यहाँ दक्षिण पश्चिमी लिखा है,
तो यहाँ दक्षिण पूर्व है, इसको ठीक कर लें। दक्षिणी पूर्वी छोर पर ओमान से लाया जाता था। जो रासायनिक विश्लेषण है वो ये बताते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। यानी कि जो ओमान तांबा था ओमानी, और हमारे हड़प्पा संस्कृति में जो तांबा मिला, उन दोनों में निकल पाया गया, निकल धातु Ni निकल धातु मिली। तो इससे पता लगता है कि इनका आपस में लेन देन था, व्यापार होता था तांबे का। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र हड़प्पाई मर्तबान जार, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी, जो देख सकते हैं आप चित्र में, ओमानी स्थलों से मिला। एक सी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोकती हैं। हमें यह नहीं पता कि ये लोग पात्रों में क्या रखते थे, लेकिन संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। कि इस पात्र में वो क्या रखते थे, इस पात्र में क्या रखते थे ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता ज़रूर लगता है कि इस बर्तन के साथ वो आयात निर्यात करते थे। यानी कि ये ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान है, जार है, काली मिट्टी की जो इसके ऊपर परत चढ़ी हुई है ताकि रिसाव ना हो, और इसके बदले में ये उनको निर्यात करते थे और वहाँ से क्या मंगवाते थे, तांबा, तांबे के साथ वस्तु विनिमय का ये प्रयोग करते थे। ये मोहरे देखिए, दोनों मोहरे मेसोपोटामिया में ये मोहरे मिली। इन मोहरों के ऊपर कुबड़दार वृषभ का चित्र है, जो सिंधु क्षेत्र से लिया हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे जो मोहरे हैं सिंधु सभ्यता में, उन्हीं के चित्रों को अपने मोहरों में इस्तेमाल किया। तो इससे पता लगता है कि वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हमारे यहाँ के व्यापार से वो प्रभावित थे। नेक्स्ट है तीसरी सहस्त्राब्दी, यानी कि सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष, 3000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयोग नाम था, मैप में आपने देखा, तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं कि भी यहाँ से तांबा मंगवाया जाता था। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे के में भी निकल के अंश पाए गए। लंबी दूरी की संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे मिली, बाट मिले, पासे मिले, मनके मिले। और यह देखना और भी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, जिसको बहरीन द्वीप आज कहा जाता है, मगान तथा मेलुहा, मगान ओमान और मेलुहा हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। आपस में ये पता चलता है कि ये आपस में व्यापार करते थे। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसे कार्नेलियन आपने पढ़ा, लाजवर्त मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ी, इन सारी चीज़ों के अवशेष जानकारियाँ मिलती हैं मोहरों से। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक ये बताता है, मेसोपोटामिया में एक इस प्रकार की कहानी बताई जाती है, कोई कहावत है, मिथक हो भी सकती है, सच्चाई नहीं भी, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्बली चलती है मौखिक रूप से। राज तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तुम्हारा पक्षी हाजा हो, हाजा संभवतः उन्होंने मोर को कहा होगा, बहुतायत भारत में पाया जाता था, उसकी आवाज़ से प्रभावित होकर हो सकता है इसकी आवाज़ राजप्रसाद राजा के महल में गूंजे, सुनाई दे। इसका अभिप्राय ये लगाया जा सकता है कि ऐसी कोई कामना की गई है कि भी आपके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे, उसमें वृद्धि हो, इस प्रकार का भाव शायद यहाँ रहा। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला? संभवतः ओमान
बहरीन मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। समुद्र से हमने मैप में भी देखा था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को वो नाविकों का देश कहते थे। मेलुहा हड़प्पा संस्कृति का नाम था। इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्र अंकित किए गए। इस मोहर को देखिए, इस मोहर पर नाव बनी हुई है, जो ये बताती है कि नाव का कितना महत्वपूर्ण योगदान था उनके व्यापार में, उनके जीवन में। तो ये बहुत महत्व। एक प्राचीन सूचना पट, उसके अक्षर हैं। इनकी संख्या 9 है, जो धोलावीरा गुजरात से प्राप्त हुआ है, जिस पे सूचना पट के ऊपर कोई संदेश, कोई मैसेज लिखा है, जिसको पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन उनकी कलात्मक सृष्टि को बताता है कि कैसे मोहरें मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांध दिया गया। गांठ पर गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबा दिया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। चित्र पशु लिपि है कोई, इधर भी लिपि है, तो संकेत बने हुए हैं। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा, यानी कि जो मोहर लगी हुई है, जो अंकित हैं अक्षर, वो बिगड़े नहीं, नष्ट नहीं हुए, तो इसका अर्थ यह था कि थैला किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं हुई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता चलता है। इससे स्पष्ट है कि मोहरें और मुद्रांकन जो थे वो सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। आज भी हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो मोहर लगाई जाती है, उनके ऊपर लाख का हम उसमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जैसे थैला है, थैले के मुख को रस्सी से बांधकर उसके ऊपर आज हम लाख लगाते हैं, पहले गीली मिट्टी का शायद वो प्रयोग करते थे, उसके ऊपर अनेक मोहरें लगा दी जाती थी, जिससे ये पहचान हो सकती थी कि यह किस व्यक्ति ने, किस राजा ने, किस मंत्री ने, किस सत्ता के किस केंद्र ने इसको भेजा है। संकेत उसके ऊपर होते थे, मोहर होती थी, तो उससे स्पष्ट लगता था कि भाई ये कहाँ से, स्थान से किस पहचान के द्वारा ये भेजा गया है। इसके अलावा यदि यह मोहर पूरी तरह से सुरक्षित रहती हुई दूसरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो पता लगता था कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, इसको खोला नहीं गया है। जैसे आज आप कोई स्कूल, कॉलेज, सरपंच, इनकी मोहरें देखते हैं, तो जहाँ ये मोहर लगी होती है तो हमें ये नहीं जानना पड़ता कि भाई ये किसने लगाई, हमें उसके स्थान, उसके एड्रेस, उसके पद, उसकी गरिमा, उन सारी चीज़ों का आभास हो जाता था। तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसको आज तक हम नहीं पढ़ पाए। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जाता है जो संभवतः मालिक के नाम, पदवी को दर्शाता है। अभी हमने पढ़ा था। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इस पर बना जो चित्र है, आमतौर पर जानवर का चित्र भी इस पर मिला, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था, क्योंकि प्रत्येक शक्ति का केंद्र जो भी है, राजा, राज्य या कोई और मंत्री, तो उनकी कोई ना कोई पहचान पशुओं से भी होती थी। उस पशु को देखकर अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता था कि ये किस व्यक्ति से, किस राजा से, किस शक्ति से जुड़े हुए हैं। अधिकांश अभिलेख छोटे होते थे। सबसे लंबे अभिलेख पर 26 चिन्ह मिले। हालांकि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है, जहाँ प्रत्येक चिन्ह का अपना एक स्वर और व्यंजन होता है, नहीं थी। यानी कि आज की हमारी जो लिपि है, ऐसी लिपि यह नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। कितनी अधिक है? 375 से 400 के लगभग। आज किसी भी भाषा में इतनी अधिक जो लिपि के जो अक्षर हैं, चिन्ह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित होता है। जैसे दाईं से बाईं ओर ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे। अब पता हमें कैसे लगा कि ऐसे लिखी गई,
दाईं से बाईं, क्योंकि जब हम दाईं से लिखना शुरू करते हैं स्थान से तो अक्षरों की बनावट और शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, वह ज़्यादा होता है। जैसे जैसे स्थान कम होता जाता है अक्षरों की बनावट में और उनके बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाता है जगह की कमी से। तो इससे स्पष्ट होता था कि यह संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी। लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया, बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। जैसे आज भी आप इस चीज़ को महसूस करते हैं। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान के आवंट, आवंट का मतलब उसके किनारे, ऊपरी हिस्से कोई, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टियाँ, आभूषण, अस्थि छड़े, हड्डियों की बनी हुई, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट जो अभी हमने मैप में देखा था, ऊपर चित्र था धोलावीरा गुजरात से 9 अक्षर थे, प्राचीन सूचना पट। याद रखिए कि नष्ट प्राय होने वाली जो वस्तुएं थी उनके ऊपर भी लिखा जाता था। इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि वहाँ साक्षरता बहुत ज़्यादा थी, सभी लोग पढ़े लिखे होते। नेक्स्ट देखिए बाट, वजन मापतोल के मात्रक पैमाने। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यानी कि जो बाट थे, वजन तोलने के मापक थे, वो बहुत ही छोटे भी थे, बड़े भी थे और बिल्कुल शुद्ध थे। यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था। ये मापतोल के अच्छे पैमाने थे। बाट सामान्यतः चर्ट पत्थर का बना होता था। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। पीछे हमने इनके चित्र देखे थे, इनके ऊपर कोई भी ऐसा निशान नहीं होता था। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, यानी कि 1, 2, 3 ये दुगने होते चले जाते थे। 1 का दुगना 2, दूनी 4, दूनी 8, 16, 32, इस प्रकार 12,800 तक ये चले जाते थे। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण मनकों के लिए तोलने के लिए और धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। यानी कि इसमें सबसे छोटी जो इकाई है वो इकाई 0.856 से भी कम मिली है, यानी कि 1 ग्राम से भी कम मिली है। सबसे सूक्ष्म जो इकाई, सबसे छोटा जो बाट है, जो शायद आभूषण और मन के तोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सुनार का कार्य आज होता है, उसी प्रकार से जो बड़े बाट होते थे उनमें दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल होता था बड़े वजन को तोलने के लिए। जो 16वें अनुपात के जो बाट होते थे उनकी संख्या बहुतायत थी, बहुत ज़्यादा संख्या में वे मिले और ये अनुपात 13.7 ग्राम के लगभग माना गया। 13.7 ग्राम के लगभग ये माना गया। 16वें हिस्से से 10 गुना, 16वें हिस्से से 10 गुना, यानी कि 160, 16वें हिस्से से 10 गुना, इस प्रकार इनका पैमाना बढ़ता जाता था। दशमलव प्रणाली का ये प्रयोग करते थे। इनके वजन तोलने के बाट इतने उत्कृष्ट थे कि दूसरी जो संस्कृतियां थी उन्होंने भी इनके इस व्यवस्था को, इस मापतोल की प्रणाली को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया। थैंक यू साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें सुधार की गुंजाइश के लिए। थैंक यू। जय हिंद।